सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello everyone, myself Surabhi Mathur, Assistant Professor Botany of Parishkar International College. A very huge warm welcome to all of you. Guys, before starting our new topic, very new topic, that is diverse habitat, it is humble request to all the students that please subscribe our YouTube channel, that is Parishkar World, and press the bell icon so that you can get latest update and notification also. बच्चों, आज हम बात करेंगे बेहद खूबसूरत, बहुत यूजफुल और बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट दैट इज बॉटनी के बारे में। आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों कहा कि ये यूजफुल है, क्यों ये अच्छा सब्जेक्ट है, क्यों ये खूबसूरत है और किस तरीके से ये खूबसूरत है, किस तरीके से ये हमारे लाइफ में काम आता है और कंपटीशन में काम आता है। इसके बारे में आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक दैट इज डाइवर्स हैबिटेट। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम सिलेबस को, बट इट इज हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज कैरी अ नोटबुक एंड अ पेन so that whenever I will give you tips, tricks and very important information you can write down in your notebook. तो आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले डिस्कस करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बॉटनी की, यानी किस किस फील्ड में आप इस सब्जेक्ट को लेकर अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, इस सब्जेक्ट को लेकर पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएफएस में, आईएएस में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेपर ऑर्गेनाइज करवाता है साइंटिफिक असिस्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का। उन जगहों पर इसमें इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर बनना चाहते हैं या एसीएफ बनना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सहायक वन संरक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको बॉटनी की बहुत डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देते हैं या फिर आप सीएसआई या नेट देते हैं या आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो है ना ये खूबसूरत और है ना काम का। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। और जब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की, तो इस राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट के अंदर 3 पेपर्स डिजाइन किए हैं। पेपर फर्स्ट दैट इज सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। पेपर सेकेंड इज माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और पेपर थर्ड है बेटा एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा का। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के पेपर को। और इस पेपर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस पेपर में जो 3 कीवर्ड्स हमारे सामने आए हैं, एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, आखिर इनका मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले हम टर्म क्लियर करेंगे एल्गी। इस वर्ड को क्लियर करना इस मौसम में और ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि रेनी सीजन्स में आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के दिनों में कहीं भागते भागते हम फिसल गए, या फिर कोई दीवार है उस पर ग्रीन कलर की काई जम गई, या कहीं आपके घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो गया, उस पानी के ऊपर ग्रीन कलर के आपको काई जो दिखती है, उसी काई को बॉटनी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं बेटा एल्गी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइकेन्स। लाइकेन्स हम बोलते हैं बेटा एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो प्लांट्स बनते हैं। अब देखो, फिर एक वर्ड आ गया फंजाई। मैंने बोला एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो 3 कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। कौन कौन से बेटा? एक तो आया एल्गी, जो अभी मैं क्लियर कर आई हूँ, दूसरा आया बेटा फंजाई, और तीसरा कीवर्ड आया हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंजाई को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपने अक्सर देखा होगा कि मम्मी अचार डालती हैं, तब उस अचार के ऊपर थोड़ा तेल तैरता रहता है। अगर तेल नहीं तैरे तो क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएगी। ये वही फंगस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। और तीसरा कीवर्ड जो मैंने बोला वो था सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेटा हम बोलते हैं एल्गी और फंजाई जब दोनों मिले तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, दोनों को फायदा हो। ये इट मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज दैट एसोसिएशन इन विच बोथ द मेंबर्स गेट बेनिफिटेड। कैसे बेनिफिट मिलता है उनको, देखिए
एल्गी जो होती है, हमें ये पता है कि एल्गी में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा और क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। यानी एल्गी तो क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। और फंजाई हम किसको बोलते हैं? नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स को। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन ये फंजाई फिर क्या करेगा? फंजाई करेगा बेटा वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन। यानी एल्गी ने तो क्या दे दिया फंजाई को? फूड दे दिया। और फंजाई ने बदले में इसको क्या दे दिया? फंजाई ने बदले में इसको दे दिया वाटर और मिनरल, इसका एब्जॉर्प्शन किया और उसको रिटेन करके रखा। यानी दोनों को फायदा हो रहा है। और फिर इनको एसोसिएशन जो होगा उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन के रिजल्टेंट जो प्लांट्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे लाइकेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा आता है ब्रायोफाइटा। बेटा ब्रायोफाइटा वर्ड को आप तोड़िए और देखिए, दो चीजें आपके पास सामने निकल कर आएंगी, एक होगी ब्रायो और एक होगी फाइटा। ब्रायो का मीनिंग होता है सॉफ्ट, सिंपल, ग्रीन, नॉन वेस्कुलर, फ्लावरलेस प्लांट। बहुत सारे वर्ड्स बोल दिए मैंने। क्या क्या बोले बेटा? सॉफ्ट, सिंपल, नॉन वेस्कुलर, यानी कि इसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। ये ऐसी प्लेसेस पर उगते हैं जहां पर की शेडी कंडीशंस हो या वेट कंडीशंस हो, प्लस इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स को, और ये क्या करते हैं, एक कारपेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। जहां पर भी ये ग्रो करेंगे आपको एकदम मेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तो ये तीन चीजें हमारे सामने आई, तीन प्लांट्स हमारे सामने आए हैं, एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, जिसको हम पढ़ेंगे पेपर 3 में। अब देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है इस पेपर के रिगार्डिंग, उसमें से फर्स्ट टोटल है 4 यूनिट्स। उन 4 यूनिट में से फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, और थर्ड यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, और फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा और लाइकेंस। क्लियर हो गई बात? अब हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। In case of Rajasthan University, there are 5 questions in paper. Question 1 will consist of 20 very short answer type question, and these questions are from the whole syllabus. यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उस क्वेश्चन नंबर 1 के 20 स्मॉल पार्ट्स होंगे, 20 स्मॉल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा, और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? पूरे सिलेबस में से पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा बेटा, वो पूछा जाएगा फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, और देयर विल बी अ चॉइस। इट मीन्स यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स, एंड सेम प्रोसीजर विल फॉलो इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी यूनिट में से होगा? यूनिट सेकंड में से। क्वेश्चन नंबर 4 किस यूनिट में से होगा? यूनिट थर्ड में से। और क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी यूनिट में से होगा? यूनिट 4 में से। ये था क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब हम देखेंगे कि जब मैंने शुरू किया था अपना लेक्चर, तब मैंने ये बोला था कि बहुत यूजफुल है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत क्यों है, कैसे यूजफुल है, ये अब आपको क्लियर होगा। अब मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में ये डिस्कस करूंगी आपके साथ कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस में से कितना ज्यादा पोर्शन सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। ये देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है, उस फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, सेकंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एंड थर्ड टॉपिक इज डाइवर्स हैबिटेट। इन तीनों में से आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को पूछा गया है न केवल IFS 2015 में, बल्कि इसको 2018 में भी पूछा गया है। वहीं RU में तो चूंकि ये टॉपिक है ही, तो 2013 और 2009 में इसके लिए क्वेश्चन आया है। फिर अगर हम बात करते हैं डाइवर्स हैबिटेट की, डाइवर्स हैबिटेट का मतलब होता है कि कितने वेरिएशंस में किस किस जगह पर ये एल्गी हमें मिल रही है, किस हैबिटेट में, इसका नेचुरल होम क्या है, इसका नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, कितने वेरिएशंस पाए जाते हैं इसके हैबिटेट को लेकर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डाइवर्स हैबिटेट टॉपिक में।
और ये देखिए आरयू में 2019 में, 2012 में, 2011 और 2009 में इसको लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं आईएफएस में 2012 में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें भी आपको पर्टिकुलरली अगर आप अनयूजुअल हैबिटेट पर फोकस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इस टॉपिक में से लेके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट में ही दो टॉपिक और, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड फूड रिजर्व। क्या मतलब हुआ इस बात का? रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा कि जो एल्गी है उसके थैलस में यानी उसकी प्लांट बॉडी में क्या क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। आइदर एल्गी इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, आइदर इट इज सूडो पैरेन्काइमेटस और पैरेन्काइमेटस, यानी इसका थैलस, इसकी प्लांट बॉडी कितनी सेल्स से मिलकर बनी है, उन सेल्स का शेप क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, क्या वो कॉलोनियल फॉर्म में है, ये सारी जानकारी हमें किस टॉपिक को पढ़ने से मिलेगी? रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर को पढ़ने से मिलेगी। और इसको पूछा गया है न केवल आईएफएस में बल्कि आरएएस में भी इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड आल्सो इन आईएफएस इन 2009। अब अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फूड रिजर्व्स की, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो एल्गी है उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। पिगमेंट्स का मतलब हुआ कि क्लोरोफिल तो हमें पता है कि वो ग्रीन कलर की है, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल है। तो कौन सा यूनिवर्सल पिगमेंट है? कोई एल्गी ऐसी भी होती है जो रेड कलर की होती है, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो ब्राउन कलर की होती है, वहीं कुछ एल्गी ऐसी होती है जो येलो ग्रीन कलर की होती है। तो वो कौन से पिगमेंट्स हैं जो इसको कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी जानकारी, वो सारी नॉलेज हमें कब मिलेगी? जब हम क्या पढ़ लेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है फूड रिजर्व। पूछो कैसे? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? फूड फॉर्मेशन। अब उस फूड को एल्गी स्टोर करके रखती है। तो किस फॉर्म में एल्गी ने उसको स्टोर किया? क्या वो फ्लोरिडियन स्टार्च था, क्या वो ऑयल था, क्या वो फैट था, या फिर सिंपल स्टार्च था? अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस मतलब एल्गी का जब बेटा हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उन क्लासेस में जितनी भी एल्गी होती हैं उन एल्गीज में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि जब जूनियर क्लासेस में आप पढ़कर आते हैं, आपने नाम सुने होंगे साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। इन क्लासेस में किस फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है? रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब है बेटा कि फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर पूछा गया है आईएएस मेंस में इन 2019, 2018 एंड 2014। वहीं अगर आप एक नजर डालें आईएफएस की तरफ तो 2018, 17, 14 और 2010 में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फूड रिजर्व्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आपको ये धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये बॉटनी, कितना स्कोप है इस सब्जेक्ट का, और कितना खूबसूरत सिलेबस डिजाइन किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। और अब हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट के ही रिमेनिंग टॉपिक्स, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी 3 टाइप्स हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और फिर टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन, इससे मतलब होता है बेटा कि एल्गी में वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ये अपनी जनरेशन को इंक्रीज करती है, कैसे ये ऑफस्प्रिंग्स को इंक्रीज करती हैं, कौन से मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, कौन से मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आखिर होता है तो कैसे होता है, कौन से मेथड है, क्या वो आइसोगेमस होता है या एनाइसोगेमस होता है या ओओगेमस होता है। आपको ज्यादा फोकस इस जगह पर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर करना है, क्योंकि इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें तो बेटा टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल से मतलब होता है कि एल्गी जब अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती है तो उसका टाइप किस तरह का है, यानी वो उसमें हैप्लॉइड जनरेशन ज्यादा डोमिनेंट है, डिप्लॉइड है, ट्राइफेजिक टाइप की लाइफ साइकिल है। वो सारे लाइफ साइकिल पैटर्न बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, और इसको लेकर भी आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। और फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इस टॉपिक पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आईएफएस में लगातार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और न केवल आईएफएस में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से जिनमें बॉटनी पूछी जाती है
उसमें इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन आता ही आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब हुआ कि क्या एल्गी को बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जा सकता है, क्या एल्गी को एज अ फूड यूज किया जा सकता है, क्या एल्गी फूडर के रूप में भी काम में आती है, या एल्गी का कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। उन सारे इफेक्ट्स को, उन सारे यूजफुल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IFS 2013, 2004, 2003, 2002, 2000 and 2001 also, and in IAS in 2005 and 2007 this question has been asked. Okay, ये बात थी बेटा हमारी फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या चीजें देखी? फर्स्ट यूनिट में हमने देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, हमने देखा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, हमने देखा डाइवर्स हैबिटेट, हमने देखा रेंज ऑफ थैलस, हमने देखा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और फूड रिजर्व्स, और हमने बात करी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल पैटर्न को लेकर। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर में। अब तक हम लोग केवल टिक लगाते हुए आए थे, हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़े थे, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में हम इन सब टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें हो रही है, कैसे इसमें फूड को स्टोर किया जा रहा है, किस फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है, और ये एल्गी अगर हमारे काम की है तो कैसे वो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है। इस सब जानकारी हम फर्स्ट ईयर में लेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट यूनिट में तो क्या थे बेटा, सारे जनरल टॉपिक्स थे। सेकेंड यूनिट में आप मेंबर्स पढ़ेंगे, और फर्स्ट ईयर में 7 मेंबर्स हैं टोटल आपके सिलेबस में। उनमें से देखिए कौन कौन से मेंबर्स हैं। फर्स्ट आपका मेंबर आता है ऑसिलेटोरिया, सेकंड आता है नॉस्टॉक, थर्ड आता है वॉल्वॉक्स। इसमें से आप देखिए ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक जो है ये मेंबर्स बिलोंग करते हैं साइनोफाइसी को। इनके नाम भी आपने सुने होंगे, और इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है एक स्ट्रक्चर पर, दैट इज हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट पर लेकर अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेटेरोसिस्ट आखिर होती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, और इस बात को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है IFS 2006, 2004, 2010 एंड 2005। वहीं अगर हम IAS मेंस की बात करें तो IAS मेंस में 2016 में इन दोनों को लेकर, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं वॉल्वॉक्स की, तो वॉल्वॉक्स के लिए भी क्वेश्चन आया है IAS मेंस में 2015 में, और मैं आपको बता दूं कि वॉल्वॉक्स को हम एक नाम देते हैं, दैट इज रोलिंग एल्गी। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर्टिकुलरली एक तो इसकी कॉलोनी को लेकर पूछा जाता है कि इसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे मैं आपको बेटा बताती जा रही हूँ, आप उन पॉइंट्स को लिखते जाइए अपनी नोटबुक में कि यहाँ पर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑसिलेटोरिया नॉस्टॉक पढ़ेंगे तो हम हेटेरोसिस्ट पर कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं कारा और वाउचेरिया की। कारा में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन की, तो हम मेल सेक्स ऑर्गन बताते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन बताते हैं ओगोनियम की। लेकिन कारा में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज, यानी कारा में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, और आपका आंसर होगा ग्लोब्यूल। नॉर्मली किसी भी एल्गी में एंथ्रीडियम को एंथ्रीडियम ही कहा जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम ही कहा जाता है, लेकिन जब हम कारा की बात करते हैं तो वहां हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं, दैट इज ग्लोब्यूल। ठीक है, उसी तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं एल्गी में तो वो होता है ओगोनियम, लेकिन जब हम कारा में इसको पढ़ेंगे तो कारा में इसको बोलते हैं नोक्यूल। यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आरयू में पूछे जाते हैं, और लास्ट ईयर ही इसके लिए क्वेश्चंस आके चुका है कारा को लेकर इन 2019, 2011, 2010 एंड 2008, और इसी टॉपिक को लेकर IAS मेंस में भी 2011 और 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वाउचेरिया की, तो बेटा वाउचेरिया होती है एक साइफोनेशियस एल्गी। अब साइफोनेशियस वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। साइफोनेशियस का मतलब होता है बेटा जिसमें साइफन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। और साइफन क्या होता है? साइफन हम बोलते हैं बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को। ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये देखिए, इनको हम बोलते हैं साइफन। तो वाउचेरिया को लेकर कई बार इसके थैलस को लेकर पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, कई बार इसके जू स्पोर्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज सिन जू स्पोर।
इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में जब आपको वाउचेरिया पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगी कि सिंजूस्पोर आखिर होता क्या है। और इसको लेकर देखिए आप आरयू में 2019, 2013, 2012, 11, 2009 और 2008 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बचे 2 मेंबर, हम 5 मेंबर अब तक देख चुके हैं, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, कारा और वाउचेरिया। अब बचते हैं 2 मेंबर, दैट इज एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। इनमें से पॉलीसाइफोनिया पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए? क्योंकि इसको लेकर भी क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, आरयू में भी, आईएफएस और आईएएस मेंस में पूछा जाता है। और ये पॉलीसाइफोनिया को लेकर इसकी ट्राइफेजिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है इन 2018 में। और एक्टोकार्पस की अगर हम बात करते हैं तो एक्टोकार्पस बेटा ब्राउन एल्गी है, यानी एल्गी ऐसा नहीं है कि ग्रीन ही कलर की होती है, एल्गी रेड कलर की भी होती है। रेड एल्गी का एग्जांपल पूछते हैं तो हमें आंसर देना होगा पॉलीसाइफोनिया। ब्राउन एल्गी का पूछते हैं तो हमें आंसर देना होगा एक्टोकार्पस। अब इसमें ब्राउन कलर क्यों होता है, कौन से पिगमेंट्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और फूड रिजर्व्स की बात करेंगे तब हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों होती है, आखिर रेड एल्गी का कलर रेड है तो कौन से पिगमेंट्स हैं जो रेड कलर देने के लिए या रेड कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, तब हम डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी सेकेंड यूनिट। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट बेसिकली बेस्ड है ब्रायोफाइट्स पर। जिस तरीके से एल्गी में हमने देखा कि एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक उसी तरीके से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं, यानी ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, क्या वेरिएशन इनके थैलस में मिलता है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स में। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट, यानी ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुए। इवोल्यूशन में भी मैं आपको बता दूं कि जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तब हम बार बार एक टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, दैट इज स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट को लेकर अक्सर आरयू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में आइक्लर का क्लासिफिकेशन है जिसको पूछा गया है आरयू में 2010 में। उसके बाद बात करेंगे हम हैबिटेट, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, जैसे एल्गी में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने बात करी थी। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे बेटा, तो ब्रायोफाइट्स में हम 2 तरह का रिप्रोडक्शन देखेंगे, एक तो वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल। और इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस मेंस में 2015 में। और लास्ट में हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, यानी जिस तरीके से एल्गी हमारे लिए यूजफुल है ठीक उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्या क्या इनके यूज हैं इस चीज को हम देखेंगे। और इसको रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है 2018 और 2005 में आईएएस मेंस में। अब देखो, ये थे जनरल टॉपिक। इसी के साथ साथ ब्रायोफाइट्स में थर्ड यूनिट में 2 ब्रायोफाइट मेनली आपके मेंशन है, एक है रिक्सिया और एक है मार्केंशिया। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक पढ़ने का एक तरीका होता है, खास तौर पे मेंबर्स को। वो तरीका क्या है कि एक तो आपने सिंपल तरीके से पढ़ लिया उस टॉपिक को कि मैंने रिक्सिया पढ़ लिया और मार्केंशिया पढ़ लिया, लेकिन कोई भी चीज आपकी पक्की या आप कह लो मजबूत जब होती है जब आप उसको कंपेयर करके पढ़ते हो। यानी रिक्सिया में तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था लेकिन वो मार्केंशिया में नहीं था, या रिक्सिया में तो हमने थैलस कुछ इस तरह का देखा था लेकिन वो सारे फीचर्स जो रिक्सिया बियर कर रहा था वो मार्केंशिया बियर नहीं कर रहा है। तो जब आप कंपेयर करके पढ़ते हो तब आपकी उस टॉपिक को रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हम जब पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स तब इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग भी पढ़ेंगे और कंपेयर करके भी पढ़ेंगे। और खास तौर पे कंपैरिजन रिक्सिया और मार्केंशिया में किस जगह पे करना होगा, वो करना होगा इसके थैलस को लेकर और इसके स्पोरोफाइट को लेकर। और आप देख सकते हैं कि आरयू में लगातार इसके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट फ्रॉम 2007 टू लेकर 2013 तक। और यही नहीं, आईएएस मेंस में भी इसके लिए क्वेश्चन आए हैं 2012, 2013 और 2014 में। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, यानी 4 यूनिट है, हमने 3 यूनिट डिस्कस करी और लास्ट यूनिट हमारी आती है ब्रायोफाइट्स प्लस लाइकेन को लेकर।
तो हमारे पास 4 ब्रायोफाइट्स हो गए। थर्ड यूनिट में 2 ब्रायोफाइट रिक्सिया और मार्केशिया हो गया। फोर्थ यूनिट में भी 2 ब्रायोफाइट्स है, एंथोसीरोस और फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया पर वापस से आप 5 स्टार लगा लीजिए। 5 स्टार खाने नहीं है, 5 स्टार लगाने हैं फ्यूनेरिया पर, क्योंकि फ्यूनेरिया को लेकर क्वेश्चन आता है, खास तौर पे इसके कैप्सूल को लेकर क्वेश्चन आता है, इसके स्पोरोफाइट को लेकर क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन आता है एंथोसीरोस और फ्यूनेरिया के कैप्सूल या स्पोरोफाइट को लेकर, और वहां पर आपको डिफरेंसेस लिखने होंगे। ठीक है, और देखिए लगातार इसमें आईएएस में और आईएफएस में फ्यूनेरिया को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 और 2014 में आईएफएस में फ्यूनेरिया को लेकर क्वेश्चन आया है। वहीं आईएएस मेंस में देखिए आप हालत 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 और 2019 तक भी फ्यूनेरिया को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस है, कितना प्यारा हमारा सब्जेक्ट है। अब इन 3 सालों में हम अपनी ग्रेजुएशन को बहुत अच्छा कर लेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा कर लेंगे, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके आईएएस, आईएफएस जैसे इतने अच्छे एग्जाम्स में, और हम अपना करियर बना सकें। ठीक है, और साथ ही साथ इसी 4th यूनिट में आए हैं लाइकेंस। लाइकेंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लाइकेंस क्या होते हैं? दीज आर दोज प्लांट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। यानी लाइकेन वो पादप होते हैं जो शैवाल और कवक के साहचर्य से सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फलस्वरूप बनते हैं। और इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 और 2016 में आईएएस मेंस में। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है 2011 और 2010 में। तो ये था हमारा सिलेबस आरयू का, पेपर 3rd का पर्टिकुलरली, जिसका नाम था एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। और अब आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक ये है आपकी यूनिट 1, जिसके मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए सारे, जिसमें मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, डाइवर्स हैबिटेट, रेंज ऑफ थैलस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फूड रिजर्व, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी मैंने आपको 3 टाइप बताए, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। उनमें से आज जो टॉपिक हम लेंगे वो है डाइवर्स हैबिटेट। अब इस डाइवर्स हैबिटेट को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक वापस से ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एल्गी होती क्या है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ इमेजेस डिस्प्ले हो रही होंगी, उसमें आप ये देखिए, ये एक वॉल है जिस पर कि काई डिपॉजिटेड है। ठीक है, दूसरा ये पॉन्ड है और इस पॉन्ड में भी पानी है, लेकिन पानी के ऊपर काई जमा हुई है। इसी काई को बॉटनी की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एल्गी। अब आप इसको देखकर बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये एल्गी किस कलर की है? ग्रीन कलर की है। और ग्रीन कलर अगर किसी प्लांट में मौजूद है तो उसका कारण क्या होता है? क्यों कोई प्लांट ग्रीन ही दिखता है? क्यों? क्या वो कौन सा केमिकल है जो इसमें प्रेजेंट होता है? और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और जब भी किसी प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यू कैन पॉज माय वीडियो एंड राइट डाउन योर आंसर इन योर नोटबुक। मैं तो लिखूंगी यहाँ पर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है फूड का फॉर्मेशन। और जब भी कोई प्लांट फूड खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक को अपन स्प्लिट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल कर आया। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इट मीन्स दोज प्लांट्स विच फॉर्म्स देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक। यानी वे पादप जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या वे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। तो हम पहली चीज क्या निकाल सकते हैं एल्गी के बारे में? क्या कह सकते हैं? दैट मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, फिर आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, 2 इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। एक इमेज जिसमें क्या है? पॉन्ड है, वही पहले वाली इमेज है जिसमें पॉन्ड है और उसमें काई डिपॉजिटेड है। दूसरी आप इमेज देखिए जिसमें कि क्या है? एक प्लांट है। और जब भी हम किसी प्लांट की बात करते हैं और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी प्लांट को कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा?
हमारा आंसर होगा 6। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए क्या क्या चीज प्रेजेंट है इसमें, रूट, फिर क्या प्रेजेंट है, स्टेम, और क्या चीज है, लीफ, फ्लावर डिस्प्ले हो रहे हैं, फ्लावर, फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या चीज मिलती है हमें, सीड। यानी any plant is any angiospermic plant is differentiated into 6 parts, that is root, stem, leaf, flower, fruit and seed। लेकिन बेटा जब हम एल्गी को देखते हैं तो क्या एल्गी में हमें ये 6 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? क्या हम इसमें बता सकते हैं कि रूट है, कि स्टेम है, कि लीफ है, कि इसमें कहीं फ्लावर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो जब भी किसी प्लांट बॉडी को आप इन 6 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, ऐसी प्लांट बॉडी को हम नाम देते हैं और वो नाम होता है थैलस। इट मीन्स when a plant body cannot differentiate into root, stem, leaf, then such type of plant body is known as thallus। क्लियर हो गई बात? यानी ये किस तरह के स्ट्रक्चर हो गए, थैलोइड टाइप की प्लांट बॉडी हो गई इनकी। क्लियर? अब ये देखो, ये मेनली मिलते कहाँ पर है? नेचुरली ये मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे एक्वाटिक हैबिटेट, या आप कह सकते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर कि मॉइस्चर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, वहां पर एल्गी ग्रो करेगी। यानी अब हमारे पास 3 चीजें निकल कर आ गई। पहली चीज तो ये कि हमने इसको देख के कह दिया ग्रीन है, और ग्रीन है इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो यानी ये क्या हो गए, क्लोरोफिलस हो गए। दूसरी बात अभी हमने देखी कि क्लोरोफिलस है तो अपना फूड खुद बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, ऑटोट्रॉफिक कह दिया। और तीसरी चीज कि हम इनकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम, लीफ में, और जब भी ऐसा होता है तो किस तरह की प्लांट बॉडी होती है, थैलोइड टाइप की प्लांट बॉडी होती है। क्लियर हो गई ये बात? तो अब अगर हमसे पूछा जाए डिफाइन एल्गी, तो हम क्या, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो एल्गी आर दोज organism which are chlorophyllous, which are found in aquatic habitat, which are autotrophic and possess thalloid type of plant body। Clear? अब हम बात करेंगे the branch of science which deals with the study of algae is, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। अब देखो, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको एल्गोलॉजी, ठीक है? तो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन आरयू में भी एल्गोलॉजी नहीं पूछा जाता है। एल्गोलॉजी पूछेंगे तो सब लिख ही देंगे कि एल्गी का स्टडी। हमें तो कुछ अच्छा सा आंसर देना है ना, अच्छा सा क्वेश्चन राइज करना है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन राइज कैसे होगा? पूछा जाएगा डिफाइन फाइकोलॉजी, तो आप क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनके फादर को लेकर, दैट इज हु इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ध्यान देना, मैंने क्या क्वेश्चन बोला है, हु इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी, और आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा F.E. फ्रिश, यानी F.E. फ्रिश फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहे जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये क्वेश्चन राइज किया जाए, हु इज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, आई रिपीट, हु इज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो हमारा आंसर क्या होगा, M.O.P. अयंगर। क्लियर हो गई बात? तो अब तक ऑब्जेक्टिव के लिए 3 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए। क्या क्या? सबसे पहली बात आपको बताना है डिफाइन एल्गी। सेकंड आपका क्वेश्चन हो गया हु इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। थर्ड आपका क्वेश्चन हो गया हु इज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फोर्थ आपका क्वेश्चन हो गया डिफाइन थैलस, और एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ फाइकोलॉजी। क्लियर? तो ये थी एक आपको जस्ट एक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है एल्गी को लेकर कि एल्गी आखिर होती क्या है, और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे हमारे प्रिपेयर हो गए। अब हम बात करेंगे डाइवर्स हैबिटेट की, और डाइवर्स हैबिटेट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आरयू में। तो आइए डालते हैं एक नजर। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें आईएफएस की, आईएफएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट राइट अबाउट द अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब होता है कुछ अलग हटके, यानी नॉर्मल कंडीशन में तो हम ये बात कह रहे हैं कि एल्गी कहाँ मिल रही है हमें, एल्गी हमें एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिल रही है, लेकिन इस एनवायरनमेंट से कुछ हटके या अगर एक्वस कंडीशन में भी मिल रही है तो कुछ उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो अनयूजुअल है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है आईएफएस में। वहीं
आरयू में, और आरयू में देखिए 2019, 2014 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्स हैबिटेट इन एल्गी, यानी डाइवर्स हैबिटेट के बारे में आपको पूरा बताना है कि एल्गी कहाँ कहाँ मिलती है। कुमायूं में 1999 में पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एपिफिटिक एंड क्रायोफिटिक एल्गी। फिर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इसको पूछा गया है 1993 में, डिफाइन थर्मल एल्गी, क्रायोफाइट्स एंड एपिफाइट्स। इसके अलावा आरयू 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेम दैट एल्गी विच आर फाउंड ऑन स्नो, यानी उस एल्गी का नाम बताओ जो स्नो पर मिलती है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आरयू 2016 में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था, नेम एनी क्रायोफिटिक एल्गी। क्लियर। फिर आती है बात, राइट द नेम ऑफ वन एपिफिटिक एल्गा, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है आरयू 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, इस पर स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आरयू 2009 और 2015 में पूछा गया, और वो क्वेश्चन क्या था, गिव द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एल्गी विच कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी। And the last one is name any parasitic algae, and this question has been asked in RU 2011-2017. और अब हम बात करेंगे डाइवर्स हैबिटेट की। डाइवर्स वर्ड हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट आखिर होता क्या है? जैसे आप और मैं घर में रहते हैं, ठीक उसी तरीके से एल्गी का घर क्या है, यानी हम हैबिटेट बोलते हैं नेचुरल होम को, नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। तो सबसे पहली बात आई, हैबिटेट हुआ क्या? हैबिटेट हुआ, हैबिटेट इज अ नेचुरल होम और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और वो एनवायरनमेंट क्या है? ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट क्या है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट या फिर वेट हैबिटेट। अब कौन कौन से हैबिटेट इसके होते हैं ये हम देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट दे आर क्लासिफाइड एज। अब कौन कौन से हैबिटेट हैं? सबसे पहले आया एक्वेटिक हैबिटेट, फिर आया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और थर्ड वन है अनयूजुअल हैबिटेट, यानी एल्गी 3 हैबिटेट में सरवाइव करती है, 3 हैबिटेट में ग्रो करती है। और वो हैबिटेट कौन कौन से हैं बेटा? पहला एक्वेटिक हैबिटेट, सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एंड थर्ड वन इज अनयूजुअल हैबिटेट। और इस पे वापस से आपको क्या करना है? स्टार लगा लेना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्वेटिक एल्गी की। एक्वेटिक एल्गी की बेटा जब हम बात करते हैं तो एक्वेटिक का मतलब होता है दोज एल्गी विच आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जो पानी में मिलती है। अब पानी में मिलती है तो पानी भी 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक होता है फ्रेश वाटर फॉर्म और एक होता है मराइन फॉर्म। फ्रेश वाटर फॉर्म का मतलब क्या हो सकता है बताओ? यू कैन पॉज माई वीडियो एंड राइट डाउन योर आंसर इन योर नोटबुक दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश वाटर फॉर्म्स। मैं तो फिर भी बताऊंगी। उसका मीनिंग ये होता है बेटा, फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं तो बेटा फ्रेश वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो। क्लियर। और जब हम मैराइन फॉर्म्स की बात करते हैं तो मैराइन फॉर्म्स का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जब हम पॉन्ड की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है? हम फ्रेश वाटर फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मैराइन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गई पहली बात। तो क्या हुआ? सबसे पहला क्लासिफिकेशन एल्गी का कैसे हुआ हैबिटेट को लेकर? एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट। फिर हम आए एक्वेटिक हैबिटेट पर। एक्वेटिक हैबिटेट में हमने 2 चीजें देखी, एक फ्रेश वाटर फॉर्म और एक मराइन फॉर्म। फ्रेश वाटर फॉर्म का मतलब जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है? लेस है, और मराइन वाटर फॉर्म जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। जब हम फ्रेश वाटर फॉर्म की बात करेंगे फिर हमारे पास 2 बातें आई सामने। एक तो ये कि स्लो रनिंग वाटर हो और एक स्टेगनेंट वाटर हो। स्लो रनिंग वाटर का मतलब होता है बेटा कि धीमी गति से बहता हुआ जल हो, यानी धीमी गति से बहता हुआ पानी हो, यानी कि आप स्ट्रीम्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और हमें याद करने होंगे नाम 2 एल्गीज के जो मिलते हैं कहाँ पर? स्लो रनिंग वाटर में। और वो नाम क्या क्या है? कारा और यूलोथ्रिक्स। वहीं दूसरी तरफ स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब होता है बेटा रुका हुआ पानी मौजूद हो, ठहरा हुआ जल जिसमें मौजूद हो। और इसमें कौन सी एल्गी आएंगी? वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियन। अब ये नाम तो हमें याद करने हैं, लेकिन इन्हीं नामों के साथ साथ हमारे 2 क्वेश्चंस और प्रिपेयर होते हैं
टोटल 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए इस वाले फ्लो चार्ट के थ्रू। वो 4 क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन, राइट एनी 2 एल्गीज विच आर फाउंड इन स्लो रनिंग वाटर, यानी आप उन 2 शैवालों के नाम बताइए, उन 2 एल्गीज के नाम बताइए जो स्लो रनिंग वाटर में मिलती है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? कारा और यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 एल्गीज विच आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, यानी जो ठहरे हुए जल में मिलती है, यानी आप मान सकते हैं पॉन्ड में मिलती है। वो एल्गी कौन कौन सी है? एक तो वॉलवॉक्स और एक हाइड्रोडिक्टियन। अब ये हुए 2 क्वेश्चन, बचे 2। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, कॉमन नेम ऑफ वॉलवॉक्स इज। आप अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती जा रही हूँ कि वॉलवॉक्स का कॉमन नेम क्या है। और इसका कॉमन नेम है रोलिंग एल्गा। रोलिंग एल्गा या रोलिंग एल्गी एक ही बात है। हिंदी में इसको बोलते हैं लुढ़कना शैवाल। इसके रोलिंग मूवमेंट की वजह से इसको रोलिंग एल्गा कहा जाता है। और चौथा क्वेश्चन इसके लिए आता है हाइड्रोडिक्टियन को लेकर कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोडिक्टियन, यानी हाइड्रोडिक्टियन का कॉमन नेम क्या है? तो हमारा आंसर होगा वाटर नेट। ये आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए आधे फ्लो चार्ट से। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे मराइन फॉर्म्स की। और मैराइन फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है आरयू को लेकर कि राइट एनी 2 एल्गीज विच आर फाउंड इन सी। आई रिपीट, राइट एनी 2 एल्गीज विच आर फाउंड इन सी, यानी ऐसे 2 शैवालों के नाम बताइए जो कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर में मिलती है। और हमारा आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ये हमें 2 नामों से अच्छे तरह से दोस्ती कर लेनी है। क्यों कर लेनी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक क्वेश्चन हमारा आता है 7th क्वेश्चन, एक्टोकार्पस बेटा जिस बिलोंग करता है, जिस क्लास को बिलोंग करता है, वो क्लास है फियोफाइसी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगी फियोफाइसी क्लास के बारे में। और फिर पॉलीसाइफोनिया जिस क्लास को बिलोंग करता है वो है रोडोफाइसी। यानी अब यहाँ पे फिर हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, राइट नेम ऑफ एनी 2 एल्गर क्लास वेयर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मराइन, यानी शैवालों की ऐसी 2 क्लासेस के नाम बताइए जिसके मैक्सिमम मेंबर्स क्या है? मराइन वाटर में मिलते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एक्टोकार्पस बिलोंग्स टू फियोफाइसी एंड पॉलीसाइफोनिया बिलोंग्स टू रोडोफाइसी। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हमारी इस एक स्लाइड के थ्रू प्रिपेयर हो गए। क्लियर? आप इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए, ये क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी की। टेरेस्ट्रियल जैसा कि नाम से पता लग रहा है, दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिट, यानी जो स्थल पर मिलेंगी, जल में नहीं मिलेंगी, उनको हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब स्थल पर या टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है? सॉइल पे मिल सकती है, रॉक्स पे मिल सकती है, इनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सेफोफाइट्स और एक होती है क्रिप्टोफाइट्स। सेफोफाइट्स का मतलब और क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। डिफरेंशिएट सेफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। आई रिपीट, differentiate saprophytes and cryptophyte, या what is the difference between saprophytes and cryptophytes। saprophytes बेटा हम बोलते हैं जब एल्गी सॉइल की सरफेस पर मिले। those algae which are found on the surface of soil, then such type of algae is known as saprophytes or saprophytic algae, and the examples are वाउचेरिया एंड युगलिना। यानी एल्गी जब सॉइल की सरफेस पर मिल रही है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, तो इसको हम बोलते हैं सेफोफाइट्स। वहीं क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोज वर्ड पर जाइए, क्रिप्टोज। क्रिप्टोज का मतलब होता है हिडन। दोज एल्गी विच आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, यानी वो शैवाल, वो एल्गी जो कहाँ मिल रही है? सॉइल की सरफेस के नीचे मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। और एग्जाम्पल कौन से हैं? नॉस्टॉक और एनाबिना। तो एक क्वेश्चन तो हमारा तैयार हुआ कि टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन कौन सी हुई, तो उसमें आप सेफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स दोनों के बारे में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। और तीसरा एग्जांपल्स को लेकर पूछ लिया जाता है, दैट राइट एनी 2
क्रिप्टोफिटिक एल्गी और क्रायोफाइट, क्रिप्टोफाइट्स, राइट एनी टू क्रिप्टोफाइट्स, तो उसमें आपको आंसर क्या लिखना है, नोस्टॉक और एनाबेना। क्लियर हो गई बात? ध्यान देना, क्रिप्टोफाइट्स कहा है, क्रायोफाइट्स नहीं कहा है। आई रिपीट, क्रिप्टोफाइट्स कहा है, क्रायोफाइट्स नहीं कहा है। क्रिप्टोस को आप मैच करेंगे किससे, हिडन से, यानी दोज एल्गी विच आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। क्लियर? अब हम बात करेंगे अनयूजुअल हैबिटेट की, यानी कुछ अलग हटके। अब अनयूजुअल हैबिटेट बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं उनको हम अभी पढ़ते जाते हैं। टोटल 9 अनयूजुअल हैबिटेट हैं, और वो 9 अनयूजुअल हैबिटेट कौन कौन से हैं। पहला हेलोफिटिक एल्गी, सेकेंड वन इज एपिफिटिक एल्गी, थर्ड वन इज एंडोजोइक एल्गी, फोर्थ वन इज एपिजोइक एल्गी, फिफ्थ वन इज क्रायोफिटिक एल्गी, सिक्स्थ वन इज लिथोफिटिक एल्गी, सेवेंथ वन इज सिम्बायोटिक एल्गी, एट्थ वन इज पैरासिटिक एल्गी एंड द लास्ट वन इज थर्मोफाइट्स। अब इसमें हम एक एक एल्गी को लेते जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हेलोफिटिक एल्गी। ये देखिए, हेलोफिटिक, हेलोफिटिक का मतलब होता है बेटा दोज एल्गी विच आर फाउंड अंडर हाई salt concentration. I repeat, those algae which can withstand high concentration of salts and occur in salt lakes are known as halophytic algae. अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी तो मैडम आपने पढ़ाए थे मैराइन फॉर्म्स ऑफ एल्गी, जिसमें आपने बताया था एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, तो फिर क्या अंतर रहा अगर मैराइन फॉर्म में और इसमें हेलोफिटिक एल्गी में, क्या अंतर रह गया, क्या डिफरेंस रह गया? ध्यान दो, अगर ये पूछा जाता है सी में कौन सी एल्गी मिल रही है, यानी समुद्र में कौन सी एल्गी मिल रही है, तो आपका आंसर होगा एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए सॉल्ट लेक में कौन सी मिल रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लैमाइडोमोनास एहरनबर्गाई और ड्यूएनिलिएला। ये ड्यूएनिलिएला से भी दोस्ती कर लो, बहुत अच्छी एल्गी है और बहुत मजेदार एल्गी है। क्यों है मजेदार? आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये ग्रीन एल्गी है। आई रिपीट, ये ग्रीन एल्गी है। फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा, तो भाई ग्रीन एल्गी है तो फिर तो ग्रीन दिखना चाहिए यहाँ पे, आपने तो यहाँ पिंक कलर की लेक बना रखी है। बेटा पिंक कलर की लेक है, माना ये ग्रीन एल्गी है, लेकिन इसमें कैरोटिनॉइड्स, पर्टिकुलरली कौन से कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटिनॉइड्स डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर। इसीलिए ये लेक को या पानी को कलर देती है कौन सा, पिंक या रेड। पर्टिकुलरली पिंक कलर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? क्या क्या चीज याद रखनी है? पहली चीज, अगर ये पूछा जाए व्हाट आर हेलोफिटिक एल्गी, तो दोज एल्गी विच कैन विदस्टैंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी वो एल्गी जो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन को बियर कर सकती हैं, पर्टिकुलरली मिल रही हैं कहां पर, सॉल्ट लेक में, तो वो एल्गी कौन सी हुई, हेलोफिटिक एल्गी। और नाम आप कौन से देंगे, क्लैमाइडोमोनास एहरनबर्गाई और ड्यूएनिलिएला। दूसरा क्वेश्चन, ड्यूएनिलिएला जो है ये कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन है कि ड्यूएनिलिएला जो एल्गी है वो कौन सा कलर देती है वाटर को, तो आपका आंसर क्या होगा, पिंक। तीसरा क्वेश्चन, पिंक कलर क्यों देती है जबकि ये ग्रीन एल्गी है, इसको तो ग्रीन देना चाहिए कलर, क्यों देती है, क्योंकि इसमें क्या चीज डोमिनेंट होती है, कौन डोमिनेंट होता है, बीटा कैरोटीन डोमिनेंट होता है। और ये देखिए अमेजिंग फैक्ट्स इसको लेकर ड्यूएनिलिएला को, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड इट गिव्स पिंक टू रेड कलरेशन टू वाटर, यानी ये वाटर को कौन सा कलर देने का काम करती है, पिंक टू रेड कलर देने का काम करती है। अब हम बात करेंगे एपिफिटिक एल्गी की। देखो बेटा, जब भी कोई वर्ड होता है तो उस वर्ड पर जाओ, उस वर्ड को स्प्लिट करो और फिर उसका मीनिंग निकाल लो। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है एपिफिटिक, एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन, फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। इट मीन्स दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन अदर एल्गी और ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज नोन एज एपिफिटिक एल्गी, यानी वो एल्गी जो कहाँ मिलती है,
वो एल्गी जो दूसरे शैवालों पर या दूसरे बड़े प्लांट्स पर ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं एपिफिटिक एल्गी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एंजियोस्पर्मिक ट्री को। और इस एंजियोस्पर्मिक ट्री के आप बेस पर देखिए क्या ग्रो कर रही है, एल्गी। तो जब किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रही है तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, एपिफिटिक एल्गी। और इसमें आपको एग्जाम्पल याद करना होगा निलंबो। निलंबो बेटा हम कहते हैं कमल का बॉटेनिकल नेम जो होता है वो होता है निलंबो। और इस निलंबो पर कौन सी एल्गी ग्रो करती है, कीटोफोरा। इन नामों से आपको धीरे धीरे दोस्ती कर लेनी है, क्योंकि आपका आंसर जब एनरिच होता है जब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है डिफाइन एपिफिटिक एल्गी, तो केवल ऐसा नहीं है कि हम डेफिनेशन लिख के छोड़ दें, हमें उसमें एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। और वो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वो एग्जाम्पल्स होंगे एल्गी विद म्यूसिलेजिनस थैलाई लाइक कीटोफोरा इज फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ निलंबो एंड वेलिसिनेरिया। और वहीं एक नाम हमें और याद करना पड़ेगा, स्पीशीज ऑफ ओडोगोनियम आर फाउंड अटैच्ड टू द लार्जर स्पीशीज ऑफ वाउचेरिया। यानी यहाँ पे दो एल्गी हैं बेटा, कौन कौन सी, एक ओडोगोनियम और एक वाउचेरिया। और स्पीशीज ऑफ ओडोगोनियम यानी ओडोगोनियम की स्पीशीज मिल रही हैं किस पर, वाउचेरिया पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वाउचेरिया क्या हुआ, साइज में एनलार्ज हुआ, किसके कंपैरिजन में, ओडोगोनियम के कंपैरिजन में। इसीलिए तो ओडोगोनियम किस पे मिल रहा है, वाउचेरिया पर मिल रहा है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा तीसरा अनयूजुअल हैबिटेट, दैट इज एंडोजोइक एल्गी। अब देखो इसमें फिर हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है नाम से। क्या चीज क्लियर हो रही है, ये देखिए, एंडोजोइक एल्गी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, किसके इनसाइड, जोइक। जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल। इट मीन्स दोज एल्गी विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इज नोन एज एंडोजोइक एल्गी। और इसमें आपको नाम याद रखना है, जूक्लोरेला आर फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस। क्लियर। एंड सेवरल ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। यानी बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलती है, किसके, वर्टिब्रेट एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में मिलती है। क्लियर। तो दो चीजें आपके नाम याद हो गए, एक तो ये कि हाइड्रा विरिडिस की बॉडी में किसका मिलना, जूक्लोरेला का मिलना, और दूसरा वर्टिब्रेट्स एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसका मिलना, ब्लू ग्रीन एल्गी का मिलना। ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये एग्जाम्पल हो गए एंडोजोइक एल्गी के। अब हम आगे बात करते हैं, आगे आता है एपिजोइक। देखो वो क्या था, वो था एंडोजोइक, एंडो मीन्स इनसाइड, ये क्या है, एपिजोइक। एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन, ऊपर। जोइक, जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल इज नोन एज एपिजोइक एल्गी। और वी कैन से दोज एल्गी विच ग्रो ऑन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक स्नेल्स, फिशेज एंड टॉर्टोइज आर नोन एज एपिजोइक एल्गी। फिर हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा विच ग्रोज ऑन स्नेल्स। एंड सेकेंड चीज हमें याद रखनी है, मैनी ग्रीन फिलामेंटस एल्गी फाउंड ऑन टर्टल्स। टर्टल्स की बैक पर कई बार एल्गी ग्रो कर जाती है, और वो एल्गी कौन सी होती है, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट आया क्रायोफिटिक एल्गी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बहुत खूबसूरत इमेजेस आपके मोबाइल पर डिस्प्ले हो रही हैं। ये देखिए, ये स्नो है, ये ग्रीन कलर की स्नो है और ये रेड कलर की स्नो है। अब इसमें ग्रीन कलरेशन का क्या रीजन है, ग्रीन कलरेशन का रीजन है बेटा, इसमें मिलने वाली एल्गी दैट इज क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। इट मींस दिस एल्गी गिव्स ग्रीन कलर टू द स्नो। वापस सुनो मैंने क्या बोला, दिस एल्गी दैट इज क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलरेशन ऑफ द स्नो। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, दैट क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस गिव्स विच कलर टू स्नो। ऑप्शन में येलो जरूर रखा जाता है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा ग्रीन कलर। आप येलोस्टोनेंसिस से ऐसा मत समझना कि येलो स्टोन आ रहा है इसका मतलब ये जरूर से येलो कलर देती होगी, नहीं।
ये येलो कलर नहीं देती। चूंकि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिलती है अबंडेंटली, इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। क्लियर। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको रेड कलर की स्नो शो हो रही है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, और इस रेड कलर की स्नो का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोकोकस निवेलिस। ये एल्गी का नाम है, इससे आपको दोस्ती करनी होगी। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन में कि विच एल्गी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन ऑफ स्नो, यानी बर्फ का लाल रंग होने का क्या कारण होता है? तो उसके लिए कौन सी एल्गी रेस्पॉन्सिबल है? हेमेटोकोकस निवेलिस। और अब हम अपने आते हैं कीवर्ड पर, दैट इज क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायो का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड। दोज एल्गी विच ग्रो ऑन आइस और स्नो आर कॉल्ड क्रायोफिटिक एल्गी। तो कई बार केवल क्वेश्चन क्रायोफिटिक एल्गी की डेफिनेशन को लेके पूछ लिया जाता है, कई बार क्रायोफिटिक एल्गी के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये नाम थोड़े लंबे हैं। नाम जितने भी बॉटेनिकल नेम हैं उनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। जब भी बॉटेनिकल नेम लिखे जाते हैं उसको आप लिखिए और अंडरलाइन जरूर करिएगा। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा ये रूल है कि बॉटेनिकल नेम के नीचे अंडरलाइन की जाती है। अब हम बात करते हैं आगे लिथोफिटिक एल्गी। दोज एल्गी विच ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक एंड स्टोन्स, यानी वो एल्गी जो कहाँ मिल रही है, कहाँ पर ग्रो करेगी? मॉइस्ट रॉक्स और स्टोन्स पर ग्रो करेगी, उसको हम बोलेंगे लिथोफिटिक एल्गी। और यहाँ पर हमें याद रखने हैं नाम कौन से? नोस्टॉक, रिवोलेरिया और साइटोनिमा का। और आप एक अच्छा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, आपका आंसर और खूबसूरत हो जाएगा। आपने एक स्टोन ड्रॉ करा और उस पर आपने ग्रीन कलर की एल्गी शो कर दी। और नोस्टॉक को आपको और अच्छे से क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें क्या चीज मिलती है? हेटेरोसिस। जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने बताया था कि इसमें हेटेरोसिस्ट मिलती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए इस मेंबर को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये लिथोफिटिक एल्गी भी है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लाइकेन्स इसका एग्जाम्पल थे। और वो सिम्बायोटिक एल्गी होती क्या है कि जब एल्गी फंजाई के साथ एक ऐसा एसोसिएशन शो करे जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों को बेनिफिट हो, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक टाइप की एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी आर दोज एल्गी विच शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी ये वो एल्गी है जो किस किस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर सकती है। वो प्लांट्स कौन से हैं? फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और साथ ही साथ अब हमारा आंसर कब एनरिच होगा? जब हम पर्टिकुलर बताएंगे कि कौन सी एल्गी है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। सारी एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो नहीं करती। पर्टिकुलरली क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर्स जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। और उसमें भी अगर आप ध्यान दें तो एल्गल कंपोनेंट में, साइनोफाइसी में, फिर देखो वापस आया यहाँ पर नोस्टॉक। और अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरेला रेस्पॉन्सिबल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इन केस ऑफ लाइकेन। और जब हम फंगल कंपोनेंट की बात करते हैं तो फंगल कंपोनेंट में हमारी क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज। और इसके दो मेंबर्स हमें याद रखने पड़ेंगे, दैट इज पार्मेलिया एंड डर्मेटोकार्पॉन, जो फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? वापस समझते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में सबसे पहली बात, सिम्बायोटिक एल्गी होती क्या है ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले देंगे डेफिनेशन दैट सिम्बायोटिक एल्गी आर दोज एल्गी विच शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आप बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस हैं एल्गी की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं। तो केवल दो क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी, जिसके मेंबर सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। फिर आप उसमें आप एग्जांपल देंगे कि साइनोफाइसी का कौन सा मेंबर है? नोस्टॉक। क्लोरोफाइसी का कौन सा मेंबर है? क्लोरेला, जो एल्गल कंपोनेंट बताएगा। यानी लाइकेन बने किससे? लाइकेन बने हैं एल्गल कंपोनेंट प्लस फंगल कंपोनेंट, दोनों ने मिलकर बनाया है लाइकेन को। तो उसमें एल्गल कंपोनेंट में साइनोफाइसी का नोस्टॉक मेंबर, क्लोरोफाइसी का क्लोरेला मेंबर। और जब हम बात करेंगे फंगल कंपोनेंट की तो फंगल कंपोनेंट में एस्कोमाइसिटीज क्लास आएगी। और इस एस्कोमाइसिटीज के दो मेंबर्स आप याद रखेंगे, पार्मेलिया और डर्मेटोकार्पॉन, जो
एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। अब हम आते हैं 8th अनयूजुअल हैबिटेट पर, दैट इज पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक यानी दूसरों पर एज अ पैरासाइट रहेगी। पैरासाइट का मतलब ही होता है परजीवी, दूसरों पर आश्रित रहने वाली, दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाली। अब दोज एल्गी विच ग्रो एज पैरासाइट ऑन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज पैरासिटिक एल्गी। और इस पैरासिटिक एल्गी में आपको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है, किसका? रेड रस्ट ऑफ टी का। और ये रेड रस्ट ऑफ टी है क्या? रेड रस्ट ऑफ टी चाय की पत्तियों में होने वाली एक डिसीज है, जिसका कारण कौन है? जिसका कारण है पैरासिटिक एल्गी। और उस पैरासिटिक एल्गी का नाम क्या है? सेफेल्यूरोस वायरेसेंस। इस नाम को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, अक्सर स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो इसीलिए आप 4 या 5 बार इस स्पेलिंग को लिख कर देखिएगा। दैट इज फेल्यूरोस वायरेसेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड रस्ट ऑफ टी। रस्ट का मतलब होता है बेटा जंग, हिंदी में बोलते हैं जंग। तो चाय की पत्ती, ये देखिए, ये जो शो हो रहे हैं, जंग कैसे निशान शो हो रहे हैं, जंग कैसे स्पॉट्स शो हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया? रेड रस्ट ऑफ टी। और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेफेल्यूरोस वायरेसेंस। और वहीं फिलोसाइफोन एक नाम याद रखेंगे आप, जो क्या है? एज अ पैरासाइट ऑन द लीव्स ऑफ एरिसेरम वल्गेर। ये 2 पैरासिटिक एल्गी हैं। और लास्ट हमारी आती है थर्मोफाइट्स। नाम से पता लग रहा है थर्मोफाइट्स यानी थर्मो। थर्मो का मतलब हुआ यानी इट मीन्स कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है। और टेम्परेचर क्या? नॉर्मल टेम्परेचर तो होगा नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अनयूजुअल हैबिटेट। इट मीन्स दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। और आप टेम्परेचर देखिए इसका कितना है, 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वो एल्गी जो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करती हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइट्स। और ये आपको देखने को मिल रही है इस स्क्रीन पर। आप देखिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जिसमें आपको थर्मोफिटिक एल्गी शो हो रही है। और इसके एग्जांपल्स में आप याद रखेंगे ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। ये एल्गी है जो बहुत हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकती है, बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा हमने आज पढ़ लिया है। हमने आज पढ़ा क्या क्या? सबसे पहले तो देखो, हमने सिलेबस डिस्कस किया। फिर सिलेबस डिस्कस करने के बाद हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न, उससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस किया। हमने पेपर्स देखे कि 3 पेपर्स थे हमारे, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के। फिर हमने दूसरा देखा था माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। फिर तीसरा हमने देखा एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स को। फिर हमने ये देखा कि एल्गी आखिर होती क्या है, लाइकेन्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। इस पेपर में टोटल कितनी यूनिट्स हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। उसके बाद हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया। फिर उसमें से हमने एक टॉपिक लिया डाइवर्स हैबिटेट, और उसमें मैंने आपको बताया खास तौर पे आपको फोकस करना है अनयूजुअल हैबिटेट। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने क्यों ये बात कही कि अनयूजुअल हैबिटेट को आपको डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि IFS 2012 में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डाइवर्स हैबिटेट, और या फिर ये क्वेश्चन आए डिस्क्राइब अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो बेटा सबसे पहले ये है कि आपको हैबिटेट की डेफिनेशन देनी होगी। उस डेफिनेशन को देने के बाद आप एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। अगर अनयूजुअल पूछा गया है तो केवल आप अनयूजुअल ही बताएंगे। अगर पूरा पूछा जा रहा है तो फिर आप एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल बताएंगे। फिर अगर पूरा पूछा गया है तो फिर एक्वेटिक के कौन कौन से पार्ट थे, फ्रेश वाटर और मैराइन। फिर फ्रेश वाटर में स्लो रनिंग वाटर था और स्टेगनेंट था। मैराइन में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी क्लासेस को, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, और मेंबर्स याद रखने हैं आपको एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। फिर अगर टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल में आपको क्रिप्टोफाइट्स और सेफोफाइट्स ये बताने हैं। और पर्टिकुलरली अगर अनयूजुअल पूछा गया है तो अनयूजुअल हैबिटेट का मीनिंग क्लियर करते हुए जो 9 टाइप हम अब तक पढ़कर आए हैं, उन 9 के 9 टाइप्स को विद एग्जाम्पल, और जहां आपको लगता है कि यहाँ हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लिथोफिटिक एल्गी में आप बहुत आराम से बना सकते हैं, आप क्रायोफाइट्स को बना सकते हैं, वहां पे आपको सिंपल स्नो ड्रॉ करके, और स्नो लिखना मत भूलिएगा, वो चीज आप बता सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें एपिफिटिक एल्गी की, तो एपिफिटिक एल्गी में आप एक ट्री ट्रंक बना सकते हैं और उसके बेस पर आप एल्गी शो कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप सही एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, डायग्राम्स को बनाएंगे, बहुत अच्छी राइटिंग में आपको आप आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक।
और अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की कि हमने अब तक जो जो पढ़ा उसमें से आप देखिए आप कितना एब्जॉर्ब कर पाए। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ए ऑप्शन इज एल्गी, बी इज फंजाई, सी इज बैक्टीरिया, डी इज ब्रायोफाइट। ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज द फॉलोइंग इज अ मराइन एल्गा, यानी इन चारों में से कौन सा मराइन एल्गा है? ऑप्शंस आर ए पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन बी इज एक्टोकार्पस, ऑप्शन सी इज वॉलवर्क्स एंड ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। ये आप सॉल्व करेंगे। आप एक बार वापस से मेरी स्लाइड्स को देखिएगा, वापस वीडियो लेक्चर रिवाइज करिएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेरे इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्गा ग्रोइंग ऑन स्नेल इज, यानी वो एल्गा जो कहाँ ग्रो कर रहा है? स्नेल पर ग्रो कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ए ऑप्शन इज एपिजोइक, बी ऑप्शन इज सिम्बायोटिक, सी ऑप्शन इज एंडोफाइट, डी ऑप्शन इज क्रायोफाइट। आपको सही आंसर चुनना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, नेम द फादर ऑफ फाइकोलॉजी इन इंडिया, यानी जो फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया है वो कौन है? आपको आंसर लिखना है और नाम की स्पेलिंग सही लिखनी है। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे, बट बिफोर एंडिंग इट इज हम्बल रिक्वेस्ट to all the students that please subscribe our YouTube channel, that is Parishkar World, and press the bell icon so that you can get latest update and notifications also. Thank you very much. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।